जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा में स्वागत है। ये ट्यूटोरियल सेट 5 है। हमने पिछला वीडियो सेट 4 का डाला है, प्लीज़ आप लोग उसे जाकर देखिए। ये सेट नंबर 5 है जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए रामबाण है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में लिखी गई है। अगर पूछेगा बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। प्रथम उपदेश दिए थे और इस घटना को बोलते हैं हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन। और इनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध की 4 संगीतियां होती है, इसमें पहला 483 बीसी में होता है, दूसरा 383 में होता है, चौथा 250 में होता है, या चौथा बोलेगा तीसरा है 250 में होता है और चौथा पहली शताब्दी में होती है। और पहला बौद्ध संगीति राजगीर में होती है, दूसरा वैशाली में होती है, तीसरा पूछेगा तो पाटलिपुत्र में होती है, चौथा कुंडलवर में होती है। पहले की रिश्ता महाकश्यप ने, दूसरे की रिश्ता साबाकामी द्वारा किया गया था, तीसरा मोगली पुत्तिसम और चौथा वसुमित्र। अब पहले के समय में कौन थे राजा या शासक बोलेगा, तो अजातशत्रु थे। दूसरे के टाइम पीरियड में थे संगीति के समय काला अशोक, तीसरा के समय में अशोक थे और चौथा में कनिष्क थे। अगर पूछा जाए कि 3 बौद्ध ग्रंथ थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो सूत पिटक और विनय पिटक दोनों ही प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम पीरियड में संकलन हुआ था। और सूत पिटक के आनंद और विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली थे। लेकिन अभिधम्म पिटक पूछेगा तीसरी बौद्ध संगीति 250 में हुई थी और ये हुई थी पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र द्वारा किया गया था। इस समय अशोक राजा थे। और मठ पूछता है कि इसमें कौन कौन से मठ इम्पोर्टेंस है। एक टाबो मठ बोलेगा, टाबो मठ ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नामदयाल मठ बोलेगा, नामदयाल मठ ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नाम ड्रिलिंग मठ कर्नाटक में है। ठीक से और हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली से बना था? तो ये है नागर शैली से बना हुआ है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नागर शैली से बनता है। उत्तर भारत में नॉर्थ में होती है नागर शैली, साउथ में होती है द्रविड़ शैली और मिडल में होती है आपकी बेसर शैली। ठीक। और कुछ बताते हैं आपको मंदिरों का कौन कौन निर्माण करता था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर पूछेगा तो नरसिंह नरसिंह वर्मन प्रथम थे। कांची या कैलाश मंदिर पूछेगा तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। बिदेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन थे? राजराज प्रथम थे। एलोरा और कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, एलोरा और एलिफेंटा का राष्ट्रकूट शासक मंदिर थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मौर्य काल में रजुग्राह का कार्य क्या था? तो मौर्य काल में रजुग्राह का है ऑप्शन नंबर डी भूमि का मापन करना। इससे संबंधित और क्वेश्चन है समाहर्ता और एक संधाता। तो समाहर्ता का कार्य क्या है? आय का संग्रह करता। संधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष। और एग्रोनोमाई का कार्य क्या है? तो मार्ग निर्माण। मौर्य कालीन में अगर कर बोलेगा कि कर कितना था, तो 1/6 था कर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 4 की तरफ। 4 में क्या क्वेश्चन पूछता है, तो हर्षवर्धन पुत्र थे, तो हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन। और जो वर्धन वंश था इसके संस्थापक कौन होंगे? तो इसके संस्थापक पुष्यभूति थे। और पुष्यभूति ने राजधानी कहाँ तो थानेश्वर किया था। और हर्षवर्धन ने थानेश्वर तो कहाँ लेकर गए थे? ये कन्नौज ले गए थे। थानेश्वर से कन्नौज राजधानी स्थानांतरित किए थे। हर्षवर्धन के दरबार में वाणभट्ट थे। वाणभट्ट क्या थे? तो कवि थे।
वाणभट्ट कवि थे। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, दो या तीन पुस्तकें, एक हर्षचरित बोलेगा तो वाणभट्ट की पुस्तक थी, और कादम्बरी भी वाणभट्ट की पुस्तक थी। और चंडी शतक पूछेगा तो चंडी शतक किसकी पुस्तक है? ये भी वाणभट्ट की है। लेकिन हर्षवर्धन का हम लोग बात करते हैं। इसके याद करने का ट्रिक है PNR। PNR से प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली, ये तीन पुस्तक थी, हर्षवर्धन की पुस्तक थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है? तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या है? तो अहिल छत्र है। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी हो जाएगा। दक्षिणी पंचाल पूछेगा, इसकी राजधानी हो जाएगा कौंपिल्य। मल की राजधानी कुशावती। वश का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 6 की तरफ। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? ये शिवाजी के समकालीन थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। 1530 में इनका राज्याभिषेक गद्दी पर बैठते हैं, और 1532 में चुनार पर आक्रमण करते हैं। और इसको पूछता है चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, और बिलग्राम होता है 1540 में होता है। और एक होता है सरहिंद का युद्ध, 1555 में होता है। सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है? तो खराज भू राजस्व कर है। खराज क्या है? तो भू राजस्व कर है। एक होता है खराज, जजिया, जाकात, खुम्स और उर्स होता है। तो खराज क्या है? तो भू राजस्व कर है। ये किससे? तो ये गैर मुस्लिम से लिया, ये किस लिए? तो मुसलमानों से लिए जाने वाला खराज है, और गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला हो जाएगा आपका जजिया है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला है। जकात क्या है? धार्मिक कर होता है जकात। और खुम्स क्या है? लूटे गए धन होता है खुम्स। ये सभी। इत्मा उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये इत्मा उद्दौला का मकबरा जहांगीर से संबंधित है। इत्मा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। और इन्होंने ही इत्मा उद्दौला का मकबरा बनाया था। और जहांगीर का मकबरा भी नूरजहां ने ही बनाया था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शहादरा, लाहौर में है। किस सिख गुरु को मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। ये 8वें गुरु थे। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें क्या है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुए। द्वित सही सुमेलित करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य विधिवत हुए। यही सही है। ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, क्योंकि ये होता है 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। और वो क्या होता है कि उनका साम्राज्य ले लेते हैं अंग्रेज। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किससे है? एकेश्वरवाद से है। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित किया गया था। और राजा की उपाधि कौन देता? अकबर द्वितीय दिए थे राजा की उपाधि। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था क्या था? तो महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? अप्रैल 1934। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट होता है। अप्रैल 1934 को ये स्थगित हो जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई थी? तो ये अनुच्छेद 46 में किया गया है। 40 इसमें क्या है? तो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शिक्षा और उनके हितों के बारे में वर्णन किया गया है। 44 में क्या है? समान
नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। 45 में क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये किसमें है सारा ये अनुच्छेद, ये हमारा डीपीएसपी में है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अन- राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है, 6 वर्ष और या 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी एक पूरा होने से इनका कार्यकाल होता है। और अन्य बोलेगा निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल तो 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री, क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं, तो आर्टिकल 112। लेकिन बजट का वर्णन नहीं है हमारा अनुच्छेद में, इसका वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त होते हैं, तो 1/3। और राज्यसभा का आर्टिकल 80 हो जाएगा। इसको सरल से याद रखिएगा, सरल से। इसको 79 संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा 80, एल से लोकसभा 81। और 1/3 हमेशा 2 वर्ष के बाद ये क्या होते हैं, तो पद से मुक्त होते हैं। किस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो किस मिशन का उद्देश्य है भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना था। यही ऑप्शन नंबर बी होगा। और किस मिशन आया कब था, 1942 में आया था, मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन भी मार्च 1946 में आया था। ये संविधान निर्माण की व्यवस्था कैबिनेट मिशन में की गई थी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावक को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, तो ये केशवानंद भारतीवाद होगा। और इन्हीं केशवानंद भारतीवाद में इसको स्वीकार किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया गया था। और इसमें क्या 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, 3 शब्द, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। और 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था भी की गई थी। किया क्या था, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता था, विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। असमानता बोलेगा तो 2 प्रकार की समानता थी, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता थी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें हमारे मूल संविधान में कोई भी नहीं था, जीरो था। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और 10 को जोड़ा गया था, फिर 11वां नंबर 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा से संबंधित था, इसको जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारा मूल कर्तव्य को कितने में, तो ये 4 के क में आर्टिकल पूछेगा तो 51 के क में रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो आर्टिकल्स नंबर 32, आर्टिकल्स नंबर 32 करता है। वही हाई कोर्ट बोलेगा तो 226 करेगा हाई कोर्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कब, तो पहला अविश्वास प्रस्ताव बोलेगा तो लाया गया था 1963 में लाया गया था। जेबी कृपलानी द्वारा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में आया था।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है। क्या क्या सही है, तो निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया कर सकते हैं, या इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा करता है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में भी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा सकता है, ये गलत है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित पर विचार करें। भुगतान बैंकों का खोला जाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन सा वित्तीय समावेशी प्रक्रिया का भाग है। तो ये है उपयुक्त सभी होगा, सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए, तो रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए और बैंक दर में वृद्धि कर देना चाहिए। आरबीआई एक्ट बोलेगा तो 1934 में आया था, और 1 अप्रैल 1935 में इसका आरबीआई का स्थापना होता है यंग रिटर्न समिति के द्वारा, और 1 जनवरी 1949 में तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, तो मूल्य का मापन करना होता है। मुद्रा का तात्पर्य मूल्य का मापन करना होता है। वाई आई एम अ हिंदू एंड एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तकों के लेखक कौन है। ये शशि थरूर है। अरविंद अडिगा क्या है, तो 2008 में इनको बुकर प्राइज पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति है अरविंद अडिगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। निम्न में से कौन सा किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो द ब्रोकन विंग्स है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी है, द बर्ड ऑफ टाइम भी है, द गोल्डन बर्ड ये नहीं है। ये इनका पुस्तक नहीं, ये पुस्तक इनका है, तो ये पुस्तक है जेकब ग्रिम का पुस्तक है। किजिम कुम रेगिस्तान स्थित कहाँ है, तो उपरोक्त सभी, जो क, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों जगह है, मतलब सभी जगह ये रेगिस्तान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इंडियन ग्रेड स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, तो ये हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ 36 की तरफ। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है, तो सोन नदी परियोजना है। ये 1874 में आया था। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है, तो महानंदा नहीं है। मछलियां अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में रक्त वहिकाएं होती है, और गलफड़े मछली की मदद करते हैं। तो ये इसमें क्या है कि ये पानी में घुली ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ लेते हैं, पानी में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं। इष्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है, क्योंकि ये श्वसन करता है, तो अवायवीय एल्कोहल का उत्पाद करता है। धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इन्हीं के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषण हो सकता है, तो वो है प्लास्टिक, क्योंकि ये जैव निम्नीकरण इनका नहीं होता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा ही मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 में क्या बोलता है, वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, यही गलत है।
यही क्वेश्चन नंबर सी, इसका ऑप्शन सी गलत है। भटकल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। एलेप्पी केरल में है। कांकीनाडा आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन तमिलनाडु। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जानते हैं? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय। नेपाल हिमालय, काली तीस्ता असम बोलेगा तो तीस्ता दिहांग। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की रचना होती है, क्या होती है? अम्लीय होती है। गिबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो गिबोन देश की राजधानी निम्न में से लिब्रे विले हो जाएगा। अब ब्राज़ाविले किसकी है? तो ब्राज़ाविले है कांगो की है। और बंजुल पूछेगा ये किसका है? तो गाम्बिया है। और मोरोनी पूछेगा तो कोमोरोस की है राजधानी कोमोरोस की। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। उष्णकटिबंधीय सदाहरित सदाहरित पूछेगा तो ये कहाँ है? तो शिलोंग में है। मानसून शिवालिक में है। समशीतोष्ण नीलगिरी मैंग्रोव पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। भील पूछेगा तो ये है भील मालवा, थारू तराई, गोंड गोंड बस्तर, टोडा नीलगिरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। डोल्ड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है? 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण। वही बोलेगा अश्व-अक्षांश। 30 से 35 डिग्री में अश्व-अक्षांश आता है। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपक्षीय समरूपता से बांटा गया है? तो एनालिडा। इसमें कौन कौन से आते हैं? जोक, केचुआ, नेरिस। पेरिफेरा में स्पंज। मोलास्का बोलेगा तो घोंघा, सीप और ऑक्टोपस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियतापी प्राणियों का है? तो नियतापी बोलेगा तो मोर और ऊंट हो जाएंगे प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अवयव मुख्य रूप से पाचक एंजाइम का संग्रह संग्रह संग्राहक का की तरह कार्य करता है? तो लाइसोजाइम। इसमें जल अपघट्य एंजाइम होता है जो कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राजधानी वेक्यूल्स ये प्लांट में प्लस साइज मतलब बड़ा होता है प्लांट में, और एनिमल में ये छोटा होता है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। इसमें क्या है? तो पादप विधि नियामक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे प्राण अणु होते ये क्या है? ये एंडोलिक, यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न, केरोटीनाइड और टर्पीन है। ये सभी क्या है? तो प्लांट में होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये सभी भोजन का पोषक पदार्थ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल में एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? तो यह है फास्फेट और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। तो तुंगवा बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, इसका कारण क्या है? तो ऑक्सीजन का निम्न आंशिक दबाव है। हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? तो ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। बलों की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। बल का चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होती है। और इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 4। बल की चुंबकीय रेखा पिंड के चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद रहती है। इसका आंसर सी होगा 1 और 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं हो सकती है? तो मोमबत्ती। मोमबत्ती में भौतिक और रासायनिक दोनों होती है। मोम का पिघलना भौतिक होता है और रासायनिक इसमें होता है कि मोम का जलना रासायनिक क्रिया है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों का आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन ध्वनि का वेग के संबंध में सही है? तो ध्वनि का वेग के संबंध में ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें क्या है कि 20,000 से यही सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, 20,000 से कम आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को प्रश्रव्य तरंग कहते हैं। इसमें तीन तरंगे होती है, अश्रव्य, अश्रव्य, श्रव्य और प्रश्रव्य। अश्रव्य बोलते हैं मतलब जिसमें 20,000 से कम होता है उसको अश्रव्य बोलते हैं। अश्रव्य बोलते हैं जो 20,000 से 20 से लेकर 20,000 के मध्य होता है उसको श्रव्य बोलते हैं। और एक होता है श्रव्य, श्रव्य एक प्रश्रव्य होता है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 63 एक्स किरणें होते हैं, क्या होते हैं? एक्स किरणें होते हैं, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस में प्रकायक समूह समवेयता संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, एलिकल हैलाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु के आबंध में कैसे बनता है? ये ऑप्शन नंबर बी, उसी तल में एक षष्ठकोणीय विन्यास बनाकर। वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन सा पृथक नहीं किया सकता है? तो रेडियो समस्थानिक नहीं कर सकते। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान की तुलना किस तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है? ये मोस्ले का है। ये एटॉमिक नंबर पर बोले थे और एटॉमिक मास बोलेगा तो ये मैंडलिप का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी द्रव्य द्वारा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयव को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है तो निस्यंदन विधि द्वारा अलग करते हैं। द्रव्य की अवस्थाओं का अधिकतम संख्या क्या होता है? तो ये होता है 5। 3 तो याद ही होगा, ठोस द्रव्य गैस, मतलब पदार्थ की अवस्था पूछा है तो 5 होता है। ठोस द्रव्य गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है 5वां। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहरी तत्वों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसका गुणधर्म निर्भर करता है। चलते हैं अब 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 किसी विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 स्टार्ट किया है तो ये है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग। ऑप्शन नंबर 1। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो अपार आईडी। ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में खबरों में देखा गया, यह सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के बीच एक संयुक्त सहयोग है। ऑप्शन नंबर सी। और राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। आईफा 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये एंडलेस वाटसन। ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में अर्धभूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो भूपेंद्र यादव हमारा पर्यावरण मंत्री है। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का स्थान कितना है? तो 5वां स्थान। ऑप्शन डी। कार्बन भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य 2070। सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? तो ये खान प्रहरी। खनन प्रहरी। फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? ये क्रिस्टीना हाउस।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो ऑप्शन ए पंजाब। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन का आंसर से बता दे रहे हैं, आप लोग इसको मिला लीजिए। 81 का सी होगा, 81 का सी। 82 का बोलेगा तो बी होगा। 83 का ए, 84 का सी, 85 का बी, 86 का सी, 87 का डी, 88 का सी, 89 का ए, 90 का डी, 91 का सी, 92 का सी, 93 का बी, 94 का डी, 95 का बी, 96 का सी, 97 का ए, 98 का ए, 99 का ए, 100 का बी। प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू।